कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। जब से ही सरकार आई है तब से धार्मिक झगड़े बढ़ाए हैं और धर्म के नाम पर लोगों को परेशान किया गया है। ये जो 3 जून की घटना थी वो प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही थी। अखिलेश यादव जी का ये बयान पूर्णतः राजनीतिक है। हम सब जानते हैं, हम सब लोग कानपुर के निवासी हैं कि उस दंगे में किसकी क्या भूमिका रही। कि भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे लगा देना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के उनके पास कोई प्रमाण है तो उन्हें पुलिस प्रशासन को देना चाहिए ताकि उस पर भी कार्रवाई हो। दंगा नहीं है ये जिस तरीके से इसको मीडिया में हर चीज में दिखाया जा रहा है, एक जरा सी चीज को तिल का ताड़ बनाया गया। मुझे लगता है बहुत बड़ी घटना है। नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज बात सियासत की, उस सियासी बवाल की जो अखिलेश यादव के बयान के बाद है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बंथरा हत्याकांड से लेकर बलिया में घूसखोरी करने वाले पुलिसकर्मियों समेत प्रदेश में एनकाउंटर के लिए रेट सेटिंग से लेकर कानपुर के दंगों में वसूली के खेल पर भी सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने 10 सालों में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब सवाल यह है कि अखिलेश के आरोपों में कितना दम है। क्या सच में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चिंताजनक है और यूपी के पुलिस के दामन पर जो दाग लग रहा है वो कैसे धुलेगा? कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। जब से ही सरकार आई है तब से धार्मिक झगड़े बढ़ाए हैं और धर्म के नाम पर लोगों को परेशान किया गया है। ये जो 3 जून की घटना थी वो प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही थी। अखिलेश यादव जी का ये बयान पूर्णतः राजनीतिक है। हम सब जानते हैं, हम सब लोग कानपुर के निवासी हैं कि उस दंगे में किसकी क्या भूमिका रही। कि भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे लगा देना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के उनके पास कोई प्रमाण है तो उन्हें पुलिस प्रशासन को देना चाहिए ताकि उस पर भी कार्रवाई हो। दंगा नहीं है ये जिस तरीके से इसको मीडिया में हर चीज में दिखाया जा रहा है, एक जरा सी चीज को तिल का ताड़ बनाया गया। मुझे लगता है बहुत बड़ी घटना है। तो आज बात करेंगे अखिलेश के सवाल पर मचे हुए सियासी बवाल पर और हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान भी शामिल हैं। उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चर्चा में MC द्विवेदी जी जो पूर्व DGP हैं और साथ में हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले हम चलेंगे, पूर्व DGP हमारे साथ हैं MC द्विवेदी जी, उनके पास, क्योंकि सर आज अखिलेश यादव ने जो सीधा निशाना साधा है वो योगी सरकार पर तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ इस उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर, पुलिस विभाग पर और पुलिस विभाग के अंदर खास तौर से जो भ्रष्टाचार हैं उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा। बलिया में जो अभी घटना हुई है जिसमें खुद पुलिस वालों ने पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, जिस तरह से वहाँ पे उगाही चल रही थी उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा, एनकाउंटर पर निशाना साधा और सबसे बड़ी बात ये कि कानपुर में जो दंगे हुए 3 जून को उस पर भी निशाना साधा है कि किस तरीके से उसमें पुलिस ने अवैध वसूली की। तो मेरा सवाल सीधे सर आपसे ये कि क्या प्रदेश में वर्तमान स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की सच में इतनी बिगड़ी हुई है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? देखिए, वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो तो पूर्व की सरकारों की अपेक्षा, इस सदी में जो पूर्व की सरकारें रही हैं उनकी अपेक्षा अच्छी है और ये सभी जानते हैं और सभी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं, आप प्राइवेटली किसी भी व्यक्ति से बात करें चाहे गांव में या शहर में, स्वीकार करते हैं कि जनरल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। जहां तक अखिलेश जी के बयान का सवाल है, इसमें आंशिक
सत्य भी होगा और आंशिक बढ़ा चढ़ाकर भी होगा, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि कानपुर में क्या हुआ, लेकिन ये हो सकता है कि पुलिस वालों ने वसूली की हुई, इसमें कोई टोटली इसे झुठलाया नहीं जा सकता जब तक कोई जांच इस विषय में ना हो। तो जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानना चाहिए, लेकिन जांच अगर होती है तो आ सकता है कि ये सत्य हो। आज जो बलिया की घटना की है वो बहुत ही गंभीर है, और लेकिन साथ साथ ये पुलिस की सफलता भी है उच्च अधिकारियों की, उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया जो ऐसा कर रहे थे। परंतु लॉ एंड ऑर्डर जो मुख्यतः निर्भर करता है वो एक तो स्ट्रीट क्राइम से, कि गुंडागर्दी कितनी ज्यादा है, इस पर निर्भर करता है। दूसरा यह है डकैती, रोड होल्ड अप या ऐसे क्राइम जिससे कि सेंसेशन फैलता हो, उन पर डिपेंड करता है। और तीसरे राइट्स पर डिपेंड करता है। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करनी है तो इन्हीं तीनों पे देखना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम क्या पिछली सरकारों की अपेक्षा कम है अथवा नहीं है? मुझे याद है कि पिछली सरकार में एक जीप आई और उसने सीओ को, लखनऊ में सीओ को जबरदस्ती करके वो उसको ठोकर मारी, जिससे कि वो लटक गया उस पर बोनेट पर, और जाके एसएसपी के घर पर जाके छोड़ा उसे। जब ऐसी घटना हो सकती है वो कम से कम आजकल नहीं दिखाई देती। जो डकैती और जैसी सेंसेशनल घटनाएं हैं वो भी कम है। यद्यपि हत्याएं और इन पर कोई बलात्कार, हत्याएं, इन जैसी घटनाओं पर कोई अंतर नहीं है, पहले जैसी स्थिति है। और साथ ही साथ राइट्स का जहां तक सवाल है वो तो बहुत कम है पिछली सरकारों की अपेक्षा। हमें इन तीनों मापदंडों पर अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर है पहले से। परंतु जो बयान है उसमें आंशिक रूप से सत्य हो सकता है और उसके लिए जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आंशिक रूप से सत्य है और बाकी चीजों पे जांच होनी चाहिए। विक्रम जी, मैं आपके पास चलूंगा। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा और लगातार अखिलेश यादव जो हैं वो योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर उथल पुथल मची है शायद उसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को ये बीजेपी वाले कहते आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि भ्रमित करने की एक और कोशिश है आम जनमानस को, और जो छवि है योगी सरकार की उसे बिगाड़ने की। लेकिन कहीं ना कहीं आपने सुना, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं MC द्विवेदी सर, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंशिक सत्य है, पूरा सत्य नहीं लेकिन आंशिक सत्य है, उस पर जांच चाहिए। देखिए, सरकार ने जब से पिछले 7.5-8 वर्षों में सरकार ने एक विश्वास जगाया है सरकार के प्रति। इससे पहले अपराध तो करने में एक संगठित अपराध तो बढ़ ही रहा था हमारे उत्तर प्रदेश में। इसके अपराध करने के उपरांत जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा नेता का जो खिताब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की पार्टी बन गया था, इसको समाप्त करने का काम हम लोगों ने बड़े अच्छे से किया है। अब कोई भी अपराधी, मैं पहली बार जब विधानसभा में पहुंचा था तो मैं देखता था कि ये बड़े बड़े अपराधी जो एनकाउंटर लिस्ट में दिखाई देते हैं या जो आज अपने धंधों को छोड़कर कोई और धंधा अपना चुके हैं, ये नेता बनकर विधानसभा के अंदर बैठा करते थे। और कई बार हमको इस बात पर बड़ा पछतावा होता था कि जिस विधानसभा से हम लोग जनता को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, उस विधानसभा में वही लोग न्याय और कानून बनाने का काम कर रहे हैं जो स्वयं में अपराधी हैं, जो संगठित अपराध के प्रणेता हैं और उसके नेतृत्व करता है। आप देखिए, ये जो स्थिति है आज दंगों को लेकर जो अखिलेश जी ने कही है, ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता कैसे बढ़ी 70 वर्षों में? क्यों पुलिस को और वर्दी को इतना कमजोर कर दिया गया कि वो इस मानसिकता वाले लोगों पर हावी नहीं हो पाई? क्यों ऐसा हुआ? यह प्रश्न अखिलेश जी के पूर्वजों और अन्य उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए। ये मानसिकता उपजी कैसे? ये पब्लिक प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन की जो सोच है, ये तो कुछ ना मिलने पर या इस बात पर कि हताशा, राजनीतिक हताशा के तौर पर संगठित होकर अपराध करते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन की जो सोच है, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। क्या यह सोच उन लोगों की है जो इस देश में टैक्स नहीं देते?
क्या यह सोच उन लोगों की है जो इस देश को अपना नहीं मानते? क्या यह उन लोगों की है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी ना मानकर दूसरों की प्रॉपर्टी मानते हैं? जी। यह विचारधाराएं हैं। इन विचारधाराओं को जब तक निचले स्तर तक लोगों में पहुंचाकर उनके हृदय में यह बात नहीं बैठ जाएगी कि देखिए, यह देश में जब भी जो नुकसान आप जिस भी चीज का करेंगे, कोई भी सरकार उसकी भरपाई नहीं करेगी, आम जनता ही उसकी भरपाई अंततः करेगी। और यह पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आरोप लगते हैं, तो कोई भी सरकार होती है वह कोई आदमी बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाती है, उन्हीं लोगों से काम लेती है जिन लोगों ने पहले ऐसी सरकारों के साथ काम किया है जिन सरकारों में भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकारें थी। आदतें बदलने की एक प्रक्रिया 7.5 साल हुई है। यह आदतें की प्रक्रिया है, यह समय हो सकता है कोई 1-2 ऐसे गलत मछलियां इस तालाब में हों जिनके पूरा का पूरा महकमा बदनाम होता हो, लेकिन बड़े पर मैं यह बड़ी जवाबदेही के साथ कह सकता हूं, सरकार का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, कि बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार था उसको हम लोगों ने समाप्त किया है। जो अखिलेश जी की सरकार के समय, माननीय मायावती जी की सरकार के समय जो ट्रांसफर पोस्टिंग एक धंधा था, 25,000 का धंधा था उत्तर प्रदेश के अंदर जी, इसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। कई आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कई वर्ष इस वक्त आप देखेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग करती ही नहीं है। ये धंधे थे मंत्रालयों के, ये धंधे थे लोगों को खुश रखने के, ये धंधे थे अपने नेतृत्व को खुश रखने के, ये धंधों का पैसा लोगों तक जाता था, बड़े लोगों तक जाता था। आज यह व्यवस्था टूटी है, धीरे धीरे यह नीचे के स्तर तक जा रही है। ये सही है कि आदमी अब कहां पर कौन सा व्यक्ति बैठा है उस पद पर उस व्यक्ति का असर पड़ता है। ठीक विक्रम जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी, आपने कहा कि जो सपा है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स के साथ साठगांठ करती है, जितना बड़ा क्रिमिनल उतना बड़ी पार्टी में उसका पद, ये आपने बात कही। इस पर मैं आप सवाल पूछूंगा। मेरे साथ अनूप बाजपेयी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधा सवाल आपसे कि एक तरफ हमारे साथ पूर्व डीजीपी सर हैं, उन्होंने, MC द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि एक तरफ से ये आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है, और बाकी जो उन्होंने कहा उस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे साथ विक्रम जी हैं। विक्रम जी ने, आपने सुना, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हमने बड़े लेवल पर खत्म कर दिया और संगठनात्मक क्राइम जो था उसको बीजेपी ने खत्म किया। लेकिन अभी भी जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस सामने आते हैं, उससे तो कहीं नहीं लगता कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो बढ़ता ही अभी भी क्राइम उस रेट उतना ही चल रहा है। हाँ, कुछ अपराधों में कमी, लेकिन बाकी में आप क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं सर इसको? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए, अभी द्विवेदी जी ने जो 3 पॉइंट रखे थे जी, इन 3 पॉइंट पर देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चला, सही चल रहा है, किसी चल रहा है, खराब चल रहा है। इसमें एक पॉइंट तो सही है, नो डाउट, कि दंगों में नियंत्रण हुआ है इस सरकार में, दंगे होने कम हुए हैं। लेकिन बाकी दोनों पॉइंट जो है उसमें देखिए, क्राइम ऐसी चीज है जो रोकी नहीं जा सकती जी, उसे कम किया जा सकता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, स्ट्रीट क्राइम जो होते हैं, स्ट्रीट क्राइम मतलब पुलिसिंग अगर चुस्त दुरुस्त है तो छिनैती नहीं होगी। जो मोबाइल छीनने की घटना है, लूट मार है, या चोरी है, घर के बाहर बाइक खड़ी है, चोरी हो गई, तो अगर सख्त पुलिसिंग होती है तो तभी क्राइम में गिरावट आती है। लेकिन वो तो हो रही है सर, वो तो अभी भी हो रही है सर, बदस्तूर जा रही है। अभी भी हो रही है। एक पॉइंट जो है दंगे वाला, इस पर आप कह सकते हैं कि दंगा नहीं हुआ। इसके कारण ये कि दंगों जब हुए दंगे तो उसमें इतना सख्त एक्शन ले लिया गया, जिसको भले ही एक मतलब वर्ग विशेष के खिलाफ उठाया गया, सख्त कदम माना गया, लेकिन उसमें इतना सख्त कदम उठाया गया, बुलडोजर एक्शन हुआ, लोगों की संपत्ति जब हुई तो वो एक घबराहट आई, क्योंकि ये बात तो सही है कि दंगों में भीड़ तंत्र चलता है, वो एक साइकोलॉजी अलग होती है। दंगों के दौरान तो होड़ करने की, कोई आदमी जानबूझ के किसी खास जात या खास वर्ग की मोटरसाइकिल नहीं चलाता है, कार नहीं चलाता है, या कार नहीं तो होता है, वो एक भीड़ तंत्र होता है। ये हमने सन 84 में भी देखा था, तब तो हिंदू मुस्लिम जैसे कोई चीज नहीं थी,
तब भी एक था कि एक खास जाति को, एक खास वर्ग को निशाना करके भीड़ में हमला बोला, तोड़-फोड़ की। वही अभी भी दंगों में होता था, लेकिन उस पर एक्शन इतना सख्त हो गया कि वो उसका रिपीटिशन खत्म हो गया। अदरवाइज क्राइम की व्यवस्था जस की तस है, जैसे पहले था, लगभग करीब वैसा ही है। हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं अपने प्रदेश में जो बड़ी सेंसेशनल नहीं है, जो क्राइम के लिहाज से मतलब किसी और सरकार को अगर कंपेयर किया जाए उससे कुछ कम नहीं थी। जी कांड हो या और तमाम ऐसे काम, हम ज्यादा नाम नहीं लेना चाहते इन सब घटनाओं के, जो हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि दंगों में जरूर नियंत्रण पाया गया। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। सर, आज अखिलेश यादव जी ने एक बात कही, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार जो है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है कई विभागों में अभी भी है और उसकी कई तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिसिंग पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान उठाए, कितना वाजिब मानते हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, कितनी सच्चाई है उसमें? और बीजेपी वालों के ऊपर उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि पिछले 10 सालों में जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। देखिए, इसमें कई सवाल आपने एक साथ पूछे। सबसे पहला सवाल भ्रष्टाचार का है जी। आज अगर भ्रष्टाचार का देखा जाए तो आज की ताजा खबर जो कि कल रात की है, बलिया में आपने देखा, बिहार और यूपी के बॉर्डर पे कोरंटा थाना चौकी है, और उस पे पर डे 5 लाख की वसूली हो रही पर डे कहें कि बड़े भ्रष्टाचार पर रोक लग गई है, लेकिन पर डे 5 लाख की वसूली हो रही थी और अधिकारियों ने पकड़ा। और वो ऐसा नहीं कि कल से वसूली हो रही थी, परसों से, और कल पकड़ ली गई, न जाने कब से हो रही थी। अब मुख्यमंत्री जी, योगी जी तो मुख्यमंत्री 7 साल से हैं, और 7 साल से हो रही थी, कब से हो रही थी, अभी तो जांच का विषय है। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार का मैं बता रहा हूं, आपने अभी कोई हमारे साथी कह रहे थे छिनैती हो गया। अरे अभी 2 साल पहले कानपुर में, जी कानपुर में यही योगी सरकार की पुलिस ने 50 किलो चांदी की लूट की थी व्यवसायी से, 50 किलो चांदी की, निलंबित भी हुए। तो लूट का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम आप देखिए हमारी सरकार में। सर, ये आपने पुलिस के ऊपर आपने कहा, तो मैं भी आपको एक चीज छोटी सी जानकारी दे दूं। कल्याणपुर क्षेत्र जो है, वहां पर ही समाजवादी पार्टी के ही एक स्थानीय नेता था जो लूट की घटना में उसका नाम आया था, सीसीटीवी फुटेज भी आई थी, वो भी कारित था। तो इसको भी संज्ञान में थोड़ा सा लेना चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, आपने हमारे सरकार में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, उस एक्सप्रेसवे की जो राइडिंग क्वालिटी है आप चेक करवा लीजिए, चेक करती जनता जाती है उस पे। और जो योगी जी के शासन में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, पता होगा आपको, अवनीश अवस्थी जी थे उसके प्रभारी, और 4-4 बार टेंडर निरस्त हुआ। अब क्यों टेंडर निरस्त हुआ? क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, कुछ और वजह से टेंडर निरस्त हुआ तो जनता को पता ही है। और उसकी राइडिंग क्वालिटी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, मिस्टर इंडिया वाली जो फिल्म आप देखोगे, अनिल कपूर घड़ी बटन दबाता है, वो चीजें गायब हो जाती है, खड़ी खड़ी कार गायब हो जाती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बरसात के दिनों में। वही हाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है। तो भ्रष्टाचार का आलम मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे चल रहा है। आज रिटायर हो गए अवनीश अवस्थी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अपना जो सचिव बना लिए। तो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और सबको पता है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, सोर्स मतलब मनी ट्रेल सबको पता है। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। आप यहाँ मोती सिंह जी कैबिनेट मंत्री इनके, उन्होंने क्या बोला अभी 1 हफ्ता हुआ, उन्होंने कहा कि अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा था। योगी सरकार के उन्होंने उपाधि दिया। तो भ्रष्टाचार 1-2 नहीं, ऐसे कम से कम दर्जनों उदाहरण है जो ये साबित करते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है। आप थाने पे चले जाइए आज की डेट में, देखिए क्या स्थिति है। कोई अंकुश नहीं है थानों पे, कोई अंकुश नहीं तहसीलों पे। तो सर पहले अभी था, इन्हीं के पहले बिल्कुल था। हमारे सरकार में मैं आपको डंके की चोट बता दे रहा हूं, किसी थानेदार की या किसी इस तरह की किसी लोगों की हैसियत नहीं थी कि हमारे विधायक को जलील कर सके। लेकिन यहाँ पे देवेंद्र सिंह इनके एमएलसी मतलब ये मानते हैं ना कि आपके लोगों का हस्तक्षेप जो था वो स्थानीय स्तर पर पुलिस थानों तक था,
पुलिस जब कोई क्राइम में पकड़े गए अपराधी को लाती थी तो वहां पर नेता पहुंच जाते थे, स्थानीय नेता विधायक पहुंच जाते तो हस्तक्षेप करते थे। और यही तो परेशानी है बीजेपी वालों की कि उनकी सुनवाई नहीं होती, बस यही एक परेशानी है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने उसका डार्क पहलू बताया, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है कि जब कोई परेशान होकर के थाने पे जाता है और दरोगा जी उसको हड़काते हैं और क्या क्या बातें होती हैं, इस सरकार में कोई अगर उनका विधायक फोन करता है तो कोई मतलब नहीं रहता। हमारी सरकार में अगर कोई दरोगा गलत कर रहा है, कोई अधिकारी गलत कर रहा है, किसी जनता को से रिश्वत ले रहा है या भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारे लोग का अंकुश उस पर रहता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र, हमारी पार्टी का मानना है कि विधायक अगर है उस क्षेत्र का तो उसको 5 साल बाद फिर उसी जनता के बीच जाना है, और अगर वो जनता की जो समस्याओं को लेकर के अपने अधिकारी के यहाँ उसका निराकरण नहीं करा सकता तो जनता के बीच उसको रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन इन्हीं के एमएलसी देवेंद्र सिंह ने भी 1 हफ्ते पहले कहा कि हमारे विधायक लोग पंचम तल पे अधिकारियों का पैर छूते हैं। ये इनका स्तर है सरकार चलाने का। अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि अपराधी बहुत थे सपा सरकार में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट 2023 की है और उसके हिसाब से योगी सरकार में 42% मंत्री क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल, आप रिपोर्ट निकाल के दिखा दीजिए विधायक जी को। दूसरी बात, उगाही की बात जी। आप बताइए बेदी राम जी ने क्या कहा था, ऑन कैमरा कहा था ना, पेपर जो रेलवे के पेपर लीक कराते कराते कैसे कैसे उन्होंने फिर कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी पास कराने की है, नौकरी की जिम्मेदारी नहीं है। तमाम आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों ने दिखाया उसको उनकी वीडियो को, लेकिन एक सिंगल एफआईआर मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से हुई क्या, या योगी सरकार के द्वारा सिंगल एफआईआर हुई क्या बेदीराम के ऊपर? और उनके जो बॉस हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने मीटिंग में कहा था कि परीक्षा का मतलब कॉल लेटर देके कॉल कर लेना, हमारे बेदीराम बैठे हैं, नौकरी का जुगाड़ तो लगवाइए देंगे, बहुत लोगों को नौकरी धरवाए हैं। तो ये आलम भ्रष्टाचार का है। और अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर चलाएंगे, हम उनसे वसूली करेंगे, शुरुआत करें बेदीराम से, शुरुआत करें ओम प्रकाश राजभर से, तब ना उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं माना जाएगा। ऐसे कैसे मान लिया जाए? ठीक है सर, बिल्कुल सही। हम सवाल पूछेंगे, हमारे विक्रम जी से पूछेंगे सवाल अभी, लेकिन हम चलते हैं द्विवेदी जी के पास। एक बार फिर से हमारे साथ पूर्व डीजीपी सर हैं। सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब जब पुलिस प्रशासन की बात आती है, हमारे जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं सबने यही बात की, अशोक यादव जी भी कह रहे हैं कि आज जो स्थिति थानों में है, आप चले जाइए, पुलिस सही से बात तक नहीं करती है, पुलिस जो है निर्दोषों को फंसाने की कोशिश करती है। जो यही बात अखिलेश यादव ने उठाई, उन्होंने कहा कि पहला एनकाउंटर जब नोएडा में हुआ, अगर उस एनकाउंटर को वहीं रोक दिया जाता तो जो एनकाउंटर के पीछे रेट लिस्ट चलती है, लोगों को फंसाने की जो कोशिश चलती है, कहते हैं ना कि सेटिंग गेटिंग का जो खेल चलता है थानों में, वो कम से कम रुक जाता। उसको रोकने में आपको लगता है कि कहीं सफलता पा रही? क्योंकि लगातार थानों के स्तर पर जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर देखने वाली कि निर्दोष कैसे फंसाए जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसका आकलन हर वर्ग के लोगों से बात करके ही हो सकता है, और थोड़ी बहुत बात मैं भी करता रहता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ तो गांव वालों से भी। तो ये तो सच है कि नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी नहीं, जो पहले थी स्थिति उससे कोई कमी नहीं है ये। लेकिन ये भी सच है कि टॉप लेवल पर जितना भ्रष्टाचार पहले था वो बहुत कम है। टॉप लेवल पर जो शासन का जो टॉप लेवल उसके तुलना में पिछले से बहुत कम है, लेकिन नीचे लेवल का भ्रष्टाचार कम नहीं है। और जब भ्रष्टाचार कम नहीं है तो इसका मतलब उसमें ज्यादतियां भी होती हुई तभी वो भ्रष्टाचार है। तो ये स्थिति है। अगर मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं है, टॉप लेवल से प्रयत्न पूरा है कम करने के लिए, परंतु इतना बड़ा प्रदेश है और इतने अधिक प्रतिशत लोग बेईमान होना चाहते हैं कि उनको कंट्रोल करना किसी 1-2 आदमी के या किसी व्यक्ति का संभव नहीं है। जब तक 60% ईमानदार ना हो जाए तब तो सोचा जा सकता है कि कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जहां पर 75% आदमी बेईमान हो और वे अपने को बेईमान रहना चाहे और बेईमानी करना चाहे, तो वहां बड़ा कठिन काम है कि वो 25% जो बचते हैं वो बेईमानी को रोक सके। तो स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार है, लोअर लेवल पर
है जैसा था वैसे ही है। अरे सर, लोअर लेवल पे तो आम जनमानस तो सबसे पहले लोअर लेवल पे ही जाएगा ना, उसकी पहुंच तो ऊपर लेवल तक है ही नहीं, क्योंकि वो अधिकारी लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते ना सर, वो तो जाएगा थाने स्तर तक ही ना। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन कम से कम बोरों में नोट नहीं आजकल चलते हैं। पहले बोरों में अटैचियों भर के जो आते थे वो टॉप लेवल पे नहीं चलते, उससे कुछ असर तो हुआ है। नहीं, बिल्कुल बात सही है सर। अब तो बोरे आज कानपुर में देख लीजिए, हाईवे के किनारे बोरे कतरन लाखों रुपए की कतरन मिली है सर। 100 के 200 के 500 के नोट जो हैं लाखों रुपए की कतरन मिली है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का एक वो चारा जो है जो काट के फेंका गया, आज कानपुर की ही खबर है सर। तो ये पता चलता है कि निचले स्तर पर कितना भ्रष्टाचार है। लेकिन लोग डर रहे हैं तब तो कतरन कर रहे हैं उसकी, उनको जब भ्रष्ट होने में डर है तभी तो कतरन कर रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि नीचे स्तर पर कोई कमी नहीं है भ्रष्टाचार में, जैसी पहले स्थिति थी वही चल रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हालात कैसे सुधरेंगे सर? हालात कैसे सुधरेंगे? सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के हो जाएगा काम? देखिए, ये तो अगर भ्रष्टाचार सच में मिटाना है तो पहले तो जो हमारे टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हर पार्टी की, उनको मिलकर साथ इस पर सोचना होगा। दुर्भाग्यवश बात तो सब करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो टॉप लीडरशिप होती है वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं चुपचाप भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है और वो जानती है कि भ्रष्टाचार से हमारा काम चल रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही सर, कहीं ना कहीं चुपचाप सब एक दूसरे के साथ मिले हैं। मतलब एक तरह से कहावत आपने यथार्थ करने की कोशिश की, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात। विक्रम जी हमारे साथ जुड़े। विक्रम जी, सवाल आपने सुना और हमारे साथ पूर्व डीजीपी सर, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि सच में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार छोटे लेवल पे ही है क्योंकि आम जनमानस वहाँ से जाता है। तो भ्रष्टाचार है और सबसे बड़ी बात, अगर इसको सही करना है तो जितने टॉप लेवल के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सोचना पड़ेगा, स्थानीय जो नेता उनको कुछ कवायद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही कि कहीं ना कहीं सब लिप्त हैं। तो कैसे यह मान लिया जाए कि बीजेपी के लोग लिप्त हैं कि नहीं, क्योंकि सरकार में केंद्र हो राज्य हो, आप ही आप हैं। देखिए, हमारी उपलब्धि इस बात से आप समझिए कि 10 वर्षों से हम लोग केंद्र की राजनीति हैं, लगभग 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं। भ्रष्टाचार का, संगठित भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हमारे ऊपर नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है सर, संगठित का भ्रष्टाचार का मैं मानता हूं, वो तो मैंने मान लिया। लेकिन जो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे सपा के जो हैं अशोक जी, उन्होंने जो कहा, जो वेदी राम का उन्होंने नाम लिया, राजभर जी का नाम लिया, मैं उसके भी जवाब दे रहा हूँ। एक एक सारे विषयों पर आपको जवाब दूंगा कि एक राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार था, उसको हम लोगों ने, जैसा अभी डीजीपी साहब कह रहे थे, हमने बड़े पर खत्म करने का काम किया है। अब यह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी विधायकों की है। हर जगह मुख्यमंत्री जी या प्रदेश की लीडरशिप नहीं बैठ पाती है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि भ्रष्टाचार है और हम इन लोगों ने एक तरीका निकाला था पुलिस को मैनेज करने का, अपने विधायकों और अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, इनका ये कहना था। लेकिन वो मैनेजमेंट आपने देखा होगा और सभी यहाँ बैठे हुए लोग मेरे ख्याल से इस पर एकमत होंगे कि इनका मैनेजमेंट फेलियर में था, इसलिए क्योंकि हर 5 साल में इनकी सरकार बदल जाती थी, इसलिए मैनेजमेंट इनका ठीक नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरी कहनी है वो ये है कि अपराध जो किसी का किसी संपत्ति के लिए, किसी का किसी पत्नी का पति से प्रेम विवाह इत्यादि इत्यादि जो अपराध होते हैं, इन अपराधों पर काबू पा पाना दुनिया के किसी भी, विश्व के किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। संगठित अपराध, वो बड़े बड़े देशों में जब संगठित अपराध होता है तब उन देशों में करप्शन का इंडेक्स, मतलब अपराधी, अधिकारी और राजनेता का जो गठजोड़ है, इसको समाप्त करने का हम लोगों ने बड़े स्तर पर काम किया है। हमारे भी राजनीतिक लोग हैं इस वक्त, वह बड़े स्तर पर जितना भी अपराध है उसको समाप्त कर पाए हैं क्योंकि वह चिन्हित व्यवस्थाएं हैं। राजनीतिक अपराध और राजनीतिक भ्रष्टाचार को हम लोगों ने लगभग समाप्त किया है राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर। लेकिन अभी तो वो आंकड़े गिना रहे थे ना अशोक जी, आंकड़े गिना रहे थे, वो कह रहे थे 42% तो आपकी पार्टी में सब क्रिमिनल लोग ही भरे हुए हैं। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए फिर इस बात कि तो आपका कहना है राजनीतिक तौर पर कभी जब भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता था
जब मुख्यमंत्री जी के दफ्तरों में नोट गिनने की मशीनें लगाई जाती थी, जब अपराधी चंबल के डकैतों से मुख्यमंत्री के दफ्तर में छुड़वाए जाते थे, वह अपराध आज समाप्त हो चुका है। लेकिन अपराध की भी कई श्रेणियां हैं। इन कुछ श्रेणियों में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एसएचओ लेवल के और अन्य लेवल के जो अपराध हैं, जो हैं, उनको समाप्त करने का काम हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विधायकों, कार्यकर्ताओं को, सांसदों इत्यादि को मिलकर करना चाहिए, करना होगा, तभी समाप्त होगा। और यह प्रशासन की जो खामियां हैं, देखिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को हमने समाप्त किया है, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है वह आप में कभी भी आपके मीडिया के द्वारा भी और अन्य कहीं भी चर्चा में नहीं। यह सारा का सारा अपराध उन लोगों के द्वारा है जिनके कलम में ताकत होती है, जिनके पद में ताकत होती है। आप कितना भी बड़ा विधायक हो, वो लड़ तो सकता है अधिकारी से, लेकिन के बावजूद यदि किसी एसएचओ ने यह लिख दिया कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है, तो उसको सिद्ध करने के लिए 20 साल लगेंगे कि यह आत्महत्या नहीं थी, यह हत्या थी। और यह विषय जो है, इस पर प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मुझे याद है आदरणीय प्रकाश सिंह जी थे डीजी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के उपरांत जो जो चीजें सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखी गई, वह अभी तक देश के किसी भी राज्य में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई है। मुझे लगता है पुलिस को भी अधिकार देने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ उस ब्रिटिश मानसिकता से पुलिस को निकालने की जरूरत है कि पुलिस सिर्फ एक फोर्स है। पुलिस आज उस तरह की फोर्स नहीं होनी चाहिए जिस तरह की ब्रिटिश समाज जमाने में फोर्स थी। फ्रेंडली चाहिए, और इसलिए विधायक पर या चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाना आसान है, इसलिए आप सब आरोप लगा देते हैं। उन्हें उन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जहां पर एक आदि भी एक वोट देता है और एक साहूकार भी एक ही वोट देता है। लेकिन अधिकारी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था से जुड़ा हुआ आदमी है, वह को यदि ठीक करना चाहे तो ठीक कर सकता है बिना किसी दबाव के। इतना संविधान ने उसे अधिकार दिए हैं। लेकिन यदि यह करप्शन इस छोटे स्तर पर है तो इसका आज नेतृत्व नहीं है भाजपा का, ना केंद्र का, ना प्रदेश का। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो पुलिसिया या एडमिनिस्ट्रेटिव या रेवेन्यू के स्तर पर जो समस्याएं हैं, वह उनके अधिकारियों, उनके लालच, और जब वो नौकरी में आए थे, मैं आईएएस के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तो लोकल स्तर पे लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, एसओ, एसआई के लेवल पर जब आए थे, उतना भ्रष्टाचार था नौकरियों को देने और लेने में कि बिना नौकरियां नहीं मिलती थी। उनके उन पर जो खर्चा किया है वो उस खर्चे की वसूली कराते हैं, परिवार का प्रेशर होता है। नहीं सर, ये तो बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, किसी भी सरकार हो। हमारी सरकार पे आप दोनों चीजें नहीं कह सकते हैं। एक चीज तो आप कहते हैं कि आपके पेपर लीक आउट हो गए और उस कारण से लोगों की भर्ती नहीं हो पाई, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ तो हमने भ्रष्टाचार करने की हमारी कोई स्थिति बनी ही नहीं, और अगर एम्प्लॉयमेंट हुआ तो भ्रष्टाचार की कोई स्थिति आप अच्छा सर, एग्जाम्स, अच्छा सर एक चीज बताइए विधायक जी, एक चीज बताइए, अगर आप बच्चे जो हैं, जो भी पास आउट बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, अगर वो किसी सरकारी फॉर्म को भर रहे हैं या किसी भी तरीके का फॉर्म भर रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं ना, जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, पेमेंट कर रहा है ना, और पेमेंट करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो अपना पैसा लगा के दूसरे जेलों में जाता है, दूसरी जगहों पर जाता है, ट्रैवल करता है, वहाँ पैसा लगाता है, मेहनत करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक होने के बाद क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? इतना ना जाने कितने कैंडिडेट्स का कितना पैसा सिर्फ पेपर लीक के चक्कर में चला गया, और कितनों की जानें चली गई, और कितनी चीज़ों पर, कितने पेपरों पे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद भर्ती कैंसिल हो गई। क्या वो एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं है? मैं छात्र राजनीति से निकला हूं, मुझे बात की बहुत पीड़ा रहती है कि पेपर लीक होते हैं, और 75 वर्षों के बाद भी यह स्थितियां इस देश में है कि पेपर लीक हो जाते हैं। इस पर सरकारों को बहुत ही सख्त कानून के साथ साथ एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि प्रक्रिया में रॉट है। तो बनाइए सर ना, आप तो 10 साल से हैं केंद्र में, बनाइए ना सर। ये प्रक्रिया बननी चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया जिनको लाभ दे रही है वो प्रक्रिया को बनने नहीं दे रहे हैं। मुझे बता दीजिए, पूरे देश के अंदर
जिस एक विधायक ने कोई एक कानून बनाया हो। कानून हमेशा ब्यूरोक्रेसी बनाती है, आप मीडिया में हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और उस कानून को बनाते वक्त कहां पर लूप होल छोड़ना है, कहां करना है, यह भी उन्हीं के आयोजन का एक हिस्सा होता है। राजनीतिक लोगों में आप 403 विधायक हैं, 403 को फोन लगाकर देख लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई भी एक कानून में सिवाय हाँ और ना के वोट करने के कोई कानून बनाया है क्या? तो सर यही तो मजबूरी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जनता सिर्फ एमपी एमएलए चुनती है हाँ और ना करने के लिए। जनता आपको 5 साल के लिए सिर पे बिठाती है सिर्फ हाँ और ना सुनने के लिए। उसके बाद जनता आपके पास जाती है, आप भी कह देते हैं हाँ या ना। हाँ ना तो आप लोग कभी कहते ही नहीं, आप तो सीधे कहते हैं हाँ हो जाएगा, देखते हैं। कहता हूं हर राजनीतिक व्यक्ति दोबारा चुने जाने की इच्छा रखता है। उसका इम्तिहान हर 5 वर्ष में होता है। अधिकारी का इम्तिहान 30 वर्ष में एक ही बार होता है। और इसलिए अधिकारी निरंकुशता का आवरण अगर डाल भी ले और तो उसके साथ होगा क्या, बहुत होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, तनख्वाह पाएगा और उसके पास पद वही रहेगा। एक तो लाना पड़ेगा ना, कोई तो कानून लाना पड़ेगा ना, ऐसा कानून तो लाना पड़ेगा ना कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर से सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। एक बार में राष्ट्रीय स्तर पर 400 के लगभग आईएएस आईपीएस भर्ती होते हैं। एक बार में उत्तर प्रदेश के अंदर 115 से 120 के लगभग आईएएस अधिकारी होते हैं जो डीएम बनने के हकदार होते हैं। आज हमारे पास 75 राज्य हैं, 75 जिलों में 75 में अगर आप 25-30 को सस्पेंड कर देंगे तो आप कितने लोगों को डीएम बना पाएंगे? कुछ डिस्ट्रिक्ट तो बिना डीएम्स के ही चलते रहेंगे। और इसलिए एक ऐसी प्रक्रिया का जन्म लेना जरूरी है कि हाथ में कम हो, उसके हाथ में ताकत कम हो जाए कि वह का दुरुपयोग कर सकते। ठीक है सर। अनूप बाजपेयी जी, हम आपके पास आएंगे। कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप विक्रम जी की बातों से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये कि अपने ऊपर का भार जो है वो किनारे करना है। ऐसा बातों से लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई दाग न लग पाए, सब किनारे करते जाओ। ये सब सेटिंग चल रही, ब्यूरोक्रेसी की बातें भी आ गई। कानून ब्यूरोक्रेसी बनाता है, हम नहीं बनाते, हम तो जनता के साथ हैं। फिर हमारा रोल 5 साल के लिए केवल होता है, बाकी जो अधिकारी हैं वो तो हमेशा रहते हैं। और रही बात संगठित अपराध को खत्म करने की, सर ये बात करते हैं, लेकिन इतनी सी बात मैं भी जानता हूं सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सम्मानित जन हैं, आप भी जानते होंगे कि अब कहीं संगठनात्मक जो एक क्राइम होता था वो दूसरा रूप ले चुका है। अब राशनिंग में देखा जाए, आरटीओ में देखा जाए, अब सरकारी अस्पतालों में देखा जाए, नगर पालिका नगर निगम में देखा जाए, पुलिसिंग में देखा जाए, तो इसमें एक संगठनात्मक भ्रष्टाचार जो है पनप रहा है। ये कभी खत्म नहीं हो पा रहा। इससे तो इत्तेफाक रखेंगे कहीं ना कहीं सर। अरे देखिए, एक तो पहली बात ये कि भ्रष्टाचार नापने का कोई थर्मामीटर नहीं। जी, पहली बात है ना, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो सदियों से चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा। संगठित अपराध, देखिए मैं किसी पार्टी से मतलब 30 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, पुलिस को हम बहुत करीब रहे हैं पुलिस के। पुलिस की मेहनत कभी कोई नहीं देखता है। जो पुलिस वालों के पास जो जितनी कठिन परिस्थितियों में ये पुलिस वाले काम करते हैं, उतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत आसान होता है पुलिस को बदनाम कर देना, पुलिस के ऊपर आरोप लगा देना, क्योंकि उसका कारण एक तो वर्दी है, दूसरा उसका अधिकार बहुत है। उसके अधिकार और कर्तव्यों का सामंजस्य बैठाना ही एक ऊपर लेवल पर बैठे हुए नेताओं का या अधिकारियों का काम होता है। ये कह देना, द्विवेदी जी ने कहा कि नीचे लेवल पर भ्रष्टाचार है, ऊपर लेवल पर नहीं है क्या? अगर ऊपर लेवल पर भ्रष्टाचार नहीं है तो नीचे लेवल पर कैसे हो सकता है? ये एक चेन है जो नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है। ये सब एक वो है भ्रष्टाचार को लेकर। वो जब तक, और सही बात तो ये, जब तक राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल मजबूत नहीं होगी, बिल्कुल सख्त नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार को रोकना बहुत कठिन है। हमने तो बहुत साल से देखा, हमने मायावती का शासन देखा, हमने तो मायावती के कार के बगल में डीएम और डीआईजी एसएसपी इन लोगों को दौड़ते हुए देखा है। कार के बगल में धीमे धीमे कार चली, उसके बगल में दौड़ रहे हैं। वो सख्त अनुशासन और वो सख्त सख्ती हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, है रहता था डीएम एसएसपी। देखिए
मतलब सुधार नीचे से शुरू होता है और शक्ति ऊपर से शुरू होती है। जब डीएम और एसएसपी को अपनी कुर्सी खतरे में लगेगी कि हम किसी भी समय हट सकते हैं, तो वो नीचे तक जाएगा, नीचे तक सुधार करेगा, जाके नीचे तक देखेगा। तो लेकिन अब वहां पर मायावती के समय एडमिनिस्ट्रेशन घबराया रहता था, डर रहता था, एक पकड़ थी मायावती की एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें। लेकिन वहां दूसरे तरह के अपराध शुरू हो गए, दूसरी तरह का भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। मुलायम सिंह जी के समय वही बात थी कि क्राइम आगे बढ़ गया था, क्रिमिनल्स को मजबूती मिलने लगी थी, कम से ताकत मिलने लगी थी। लेकिन एक बात बताएं, जब अखिलेश यादव का समय आया और मुलायम सिंह जब जा रहे थे, अखिलेश यादव आए, वो जो ट्रांजेक्शन पीरियड था, जो संगठित अपराध की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर डीआईजी थे दलजीत चौधरी, उन्होंने पूरा इटावा उसका साफ कर दिया था डकैतों से। ये निर्भय गुजर और जितने भी डकैत हुआ करते थे, सब उन्होंने साफ कर दिए थे। मायावती ने जदुआ का एनकाउंटर करवाया था, ठोकिया के पीछे पड़ गई थी। तो संगठित और शहरों के जो संगठित अपराध हैं, वो भी खत्म हो गए थे कई कई। तो अब अगर हम सिर्फ इस सरकार की या पिछली सरकार की बात नहीं करें, आप पीछे जाइए नेपथ्य में, तो काफी लंबे समय से अब संगठित अपराध के तरीके बदल गए। अब वो संगठित अपराध के तरीके ठेकेदारी में आ गए हैं, अब वो संगठित अपराध के तरीके खनन में आ गए हैं, अब वो सिंचाई विभाग में आ गए हैं, वो नगर निगम में नाला सफाई में आ गए हैं। जी, वही मैं कह रहा था सर, राशनिंग में, आरटीओ में, हर जगह। हाँ, वो एक बॉस जो एक गैंग है, उस गैंग में उसका हेड है, वो लूट करता है और वसूली करता है, वसूली करके अपने बॉस को लाके फिल्मों में जैसे दिखाते हैं। पहले होता था ऐसा, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये जैसे जैसे समय बदल रहा है, सोशल मीडिया है, ये सब चीजें आ रही हैं, वैसे वैसे अपराध के तरीके भी बदल गए। ठीक है, तो ये कहना कि अपराध कब भ्रष्टाचार था और कब नहीं था, पहले भी था, अभी भी है। अशोक जी, चीजें लगभग ठीक है, अशोक जी के पास चलेंगे। अशोक जी, आपने सुना, हमारे साथ विक्रम जी भी हैं, पूर्व विधायक, और हमारे साथ अनूप वाजपेयी जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों ने एक चीज कही, कॉमन चीज, वो ये कि सपा की जब सरकार थी तो जो क्रिमिनल्स थे वो उनको ज्यादा तवज्जो दी गई, संगठित किया गया, उनको कहीं ना कहीं मंचों पे रखा गया, और ये चीज की तस्दीक अब देखिए दोनों कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? यह भी बड़ा आरोप है। अगर आप बीजेपी पे कीचड़ उछाल रहे हैं तो आपके साथ भी तो सर यही कहानी थी। देखिए, अभी विधायक जी ने ये नहीं बताया कि जो एडीआर की रिपोर्ट में 42% क्रिमिनल्स योगी सरकार में, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। बेदीराम को उन्होंने जवाब नहीं दिया। खैर, वो बात अलग है, नहीं जवाब देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी योगी सरकार में एक टॉप 10 का माफिया विनीत सिंह था। आपने कहा ना कि बड़े अपराधी जो है मुख्यमंत्री के बगल में बैठे रहते थे या सत्ता के बगल में बैठे रहते थे। विनीत सिंह माननीय योगी जी के बगल में बैठ के चाय पी रहा था। एक तस्वीर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया। तो देखिए, सत्ता और अपराधियों का गठजोड़ बदस्तूर जारी उत्तर प्रदेश की सरकार में है। बशर्ते वो अपराधी अगर जाति विशेष का है तब तो सुरक्षित है। बात ये जनता, मतलब ग्राउंड लेवल, आप चाय की दुकान पर भी इसको लेकर के सवाल अगर करेंगे तो वहां पे 10 लोगों में 9 लोग आपको बता दें हाँ ये बिल्कुल सही। मतलब आपने मुख्यमंत्री जी की जाति से जोड़ दिया, मतलब उसको कि वो अगर अपराधी उनकी जाति का, मतलब वो अब एक तरह से देखा जाए तो जो गोरखपुर के पीठाधीश्वर एक तरह से हैं, वो गोरक्षधीश्वर हैं, वो एक तरह से बाबा हैं, संत हैं, उनके साथ भी आपने वो जोड़ दिया। एक बात नहीं, देखिए जी, देखिए, मैं जोड़ नहीं रहा। मैंने ये कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक माफिया विनीत सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ के चाय पी रहा था। आम जनता में एक धारणा है कि अगर कोई माफिया, कोई अपराधी, बड़ा अपराधी अगर वो किसी जाति विशेष से ताल्लुक रखता है तो इस सरकार में वो अपने आप को सुरक्षित मान के चल सकता है। न तो उसे घर पे बुलडोजर चलेगा, न तो उसके पैर में गोली लगेगी, न तो उसकी संपत्ति सीज होगी। जैसे आपकी सरकार में सर होता था, जो अपराधी किस्म के लोग विधायक बन गए थे उनके कुत्ते तक हाथ मिला लेते थे। वो तस्वीरें हमने भी देखी हैं सर। सबने देखी है। नहीं, वो देखिए, वो जो तस्वीरें देखी हैं वो तस्वीरें तो रही होगी तभी आपने देखी होगी। लेकिन जो तस्वीरें हम बता रहे हैं वो तस्वीरें भी तो आप देख रहे हैं। जी जी, उन तस्वीरों को भी तो आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीरें झूठी तो है नहीं। अभी आपको 2 साल पहले का, 1.5 साल पहले मैं एक एग्जाम्पल बता दूं। यही जौनपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगत नारायण सिंह, उनके बेटे ने ब्याज पे पैसा किसी डॉक्टर को दिए थे, डॉक्टर घनश्याम चतुर्वेदी, आपको याद होगा जी।
और वो डॉक्टर साहब ब्याज पे पैसा शायद लौटा नहीं पाए थे, क्या था, उनको जैसे तालिबान में ड्रिल मशीन से छेद कर करके मारा जाता है, उसे ड्रिल मशीन से छेद कर करके वो मारा, और वो जाके डॉक्टर साहब को टेम्पू पे लाद के भेज दिया घर, जाके वो मर गए हॉस्पिटल जाते जाते। लेकिन क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? क्या उनके पैर में गोली लगी? क्या उनकी संपत्ति सीज हुई? ये सवाल खड़े करते हैं। ये सवाल आम जनता पूछती है इस बात को। आप बताइए, अजय मिश्र टेनी का लड़का किसानों के ऊपर थार चढ़ा देता है, 5-6 किसान हमारे मर जाते हैं। क्या उनके घर का रास्ता बुलडोजर देखा कभी? नहीं देखेगा। ये सारी चीजें हैं। तो सत्ता संरक्षित अपराध या सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार आज कई गुना बढ़ा है। आप देखिए, एक चीज मैं टेक्निकल आपको बता दूं, कोविड काल में आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। कोविड काल में आपने देखा होगा एक पीएम केयर फंड बनाया गया था, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष आज करीब 1950 के पहले से है। लेकिन पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार करने के पहले उस भ्रष्टाचार को एक कानूनी जामा पहना देती है, ताकि वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में न हो जाए, वो कानूनी रूप से उसको हम लूटे और उसको, जैसे विधायक जी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं है। तो आप पहले भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाओ, आप पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा एक नियम बनाओ और फिर उसको उसके माध्यम से लूटो, ताकि आप उसको कभी भ्रष्टाचार कहीं न पाओ। कदो नहीं तो कानून के तहत हो रहा है काम। तो जब आप पहले भ्रष्टाचार को लीगलाइज करोगे, लेजिटिमेट करोगे, उस लेजिटिमेशन के बाद आप करप्शन करोगे, तब वो भ्रष्टाचार श्रेणी में कहां आएगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, पीएम केयर फंड में उसकी ऑडिट नहीं हो सकती। उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो 2% सीएसआर फंड होता है, कारपोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जो कि कारपोरेट्स देता है तमाम जो पब्लिक के लिए, मतलब जन स्वास्थ्य सुविधाएं या तमाम तरह की जो जनता की सुविधाओं को लेकर के सीएसआर फंड लगाया जाता है, वो सीएसआर फंड तक डाइवर्ट कराया गया पीएम केयर फंड में। लोगों की सैलरी काटी गई पीएम केयर फंड में, तमाम तरह से वसूली की गई पीएम केयर फंड में, और उस पीएम केयर फंड की कोई ऑडिट नहीं। उस पीएम केयर फंड के पदेन सदस्य जो है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का उस पर फोटो लगा है। तो ये सारी चीजें यही बात कर रही थी। उसके बाद आपको ये भी चीज याद हो गई, गुजरात की एक कंपनी को टेंडर दिया गया था वेंटिलेटर मशीन के लिए, और सारी मशीनें फॉल्टी निकली। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो जामा है, या इसको जो है पहले इस जो सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार, इसको कानूनी जामा पहनाया जाता है, फिर उससे लूट किया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए। नहीं, ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है। एक चीज मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी ने जो कानपुर के मामले पे दंगे को लेकर बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, ये बात सही, चलिए मान लेते हैं कि पीएम केयर फंड में भ्रष्टाचार हुआ, इसका सवाल हम पूछ लेंगे अभी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब बात होती है दंगों की, चैप्टर उठा के देखा जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं दंगों से बहुत दूर नजर आती है। अखिलेश यादव सरकार की अगर बात कर लें तो दंगों की भरमार नजर आती है, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, कानपुर में जिस तरीके से दंगे पिछली बार जब हुए योगी सरकार में, उसमें जब योगी सरकार ने एक्शन लेने के बाद जब आज बयान आया अखिलेश यादव का, तो उन्होंने सीधे एक बात कही, MY फैक्टर को देखते हुए उन्होंने सीधे कहा कि मुसलमानों को टारगेट करते हुए मुसलमानों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया और जमकर अवैध वसूली की गई इस पर। क्या अखिलेश यादव जी के पास कोई इस बात का प्रूफ है कि पुलिस प्रशासन ने उसमें वसूली की? अगर है तो उस पर सामने क्यों नहीं लाए? उसके लिए याचिका दायर क्यों नहीं करी? अभी तक शांत क्यों बैठे हैं? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट तक जाए ना, आप वहां कोर्ट में जाके अपील करें कि लोगों को खामा फंसाया गया है। क्यों नहीं किया? केवल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर पल्ला झाड़ना ये अच्छी चीज हो जाती है। देखिए, आपने दंगे की बात की, आपने दंगों की बात की। देखिए, क्लास में जो सबसे नोटोरियस बच्चा होता है ना, तो जब प्रिंसिपल परेशान हो जाता है तो उस नोटोरियस बच्चे की बदमाशी से बचने के लिए उसको मॉनिटर बना देता है कि चलो अब तुम मॉनिटर बन जा। तो जब वो मॉनिटर बन जाता है तो क्लास में बदमाशियां बंद हो जाती हैं। तो वही स्थिति इस भाजपा की सरकार का है। दंगा कराने वाले, दंगे को संरक्षित करने वाले, दंगा भड़काने वाले, दंगा को उकसाने वाले, यही लोग तो थे। जब ये लोग सत्ता में हो गए तो दंगा बंद होना ही है। जब विपक्ष की सरकारें रहती हैं
तो ये तब ये लोग, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप ये चाह रहे हैं ना, आपका कहने का मतलब ये है कि दंगा कराने वाले भी इनके शरण में, दंगा संभालने वाले भी इनके शरण में, तो सर अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर दंगों की आपकी सरकार में और जितने दंगे हुए आपकी सरकार में, उसमें किसका संरक्षण था? उसमें क्या कंट्रोल नहीं था क्या सरकार का? मैं वही कह रहा हूं कि जब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग, हर चीज की यूएसपी होती है, तो इनकी जो यूएसपी है वो पोलराइजेशन, डिविजिव पॉलिटिक्स और नफरती पॉलिटिक्स, ये सब इनकी यूएसपी है। इसी यूएसपी के तहत जब विपक्ष की सरकारें होती हैं तो उस सरकार को अनस्टेबल करने के लिए, उस सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए जब इस तरह के काम करते हैं तो दंगा होता है, फिर उस सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़ के प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध कांत सिंह की हत्या, याद होगा आपको, दंगा इसी योगी सरकार में हुआ था ना। और वो जो हत्यारा, जो उसमें अक्यूज था, जब वो छूट के बाहर आया तो उसका माल्यार्पण ऐसे हो रहा था इन्हीं लोगों के द्वारा, जिससे लग रहा है कोई बहुत बड़ा मतलब कारगिल विजय जो है जीत के आ रहे हैं, आतंकवादियों को मार के आ रहे हैं। तो देखिए इससे इनका चरित्र पता चलता है कि क्या इनका चरित्र है, भाजपा का चरित्र क्या है। बिल्किस बानो आप देखिए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब वो जेल से आते हैं तो उनका माल्यार्पण किया जाता है। तो इस चरित्र क्या है इनका? इनका चरित्र यह है कि आप एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा, मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार को अस्थिर करने के लिए ये बीजेपी वालों ने पूरा प्रोपोगेंडा चला रखा था, दंगे फसाद कराने में इनका हाथ था, और शायद वही प्रोपोगेंडा अब नहीं चल पा रहा क्योंकि योगी सरकार ने इतना कंट्रोल कर रखा है, विपक्ष उतना मजबूती से काम नहीं कर पा रहा है। विक्रम जी जल्दी से आपके पास आएंगे, इसका जवाब दीजिए, जो आरोप लगे, जो आरोप आपने लगाए हैं जल्दी से मैं जी जल्दी एक एक करके जवाब देता हूं। पहला आरोप आपने लगाया कि कुछ लोगों के साथ तस्वीरों को ट्वीट किया अखिलेश जी ने, उनके पास आजकल ज्यादा कुछ नहीं है, वो ट्वीट करके ही राजनीति कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी फोटो खिंचा ले, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वह अपराध करने का उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे फोटो जितना भी खिंचा ले, चाहे उसका पुराना बैकग्राउंड जो भी हो, और चाहे जिस भी नेता से नजदीकी कर ले, लेकिन अपराध करेगा तो जेल जाएगा और न्याय की प्रक्रिया उसके कब जाएगा सर? अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, बीजेपी का एक युवा नेता था जिसने एक लड़की के ऊपर लड़की के ऊपर हाथ उठाया था, वो वीडियो वायरल हुआ था, अभी तक उस पर शायद कुछ हुआ भी नहीं है सर फिलहाल। जी आप मुझे इस बात पर आप कतई एतबार के साथ बात कर रहा हूं मैं, और अपने बड़े गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ और हमारे शीर्ष नेतृत्व के यहाँ पर एक भी ऐसा विषय यदि संज्ञान में आ जाएगा तो वह व्यक्ति नहीं बचेगा जिसने कानून की किसी धारा का उल्लंघन किया होगा। पहली बात। ठीक है, बिल्कुल सर, समय की कमी बहुत है। अनूप वाजपेयी जी जल्दी से आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा, किस तरीके से स्थिति बदलेगी और क्या जो आरोप लगे हैं वो सत्य हैं और कैसे बदलेगा? जल्दी से हम लोगों से जवाब लेने में हम लोगों को भी दिया करिए, नहीं तो यहाँ बैठने का कोई सर बिल्कुल बुलाएंगे सर, आपको दोबारा बुलाऊंगा मैं, आने से कोई मतलब देना चाहिए सर। पूरा समय आपको दिया, पूरा समय आपने लिया है सर। चलिए आप ऐसा कहते हैं तो गलत होंगे। देखिए आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है जी, और इस समय आज जो आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने, इसकी जांच हो के चीजें सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर क्लियर होगा। ये भ्रष्टाचार और पैसा और उगाही करना, जब कोई कांड होता है तभी तो, जब कुछ होता है तभी तो पुलिस को पैसा कमाने का मौका मिलता है, जब क्राइम होता है तभी पुलिस को पैसा कमाने का मौका मिलता है। ठीक है सर, ठीक है। अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया, और एमसी द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे उनके जो बयान सामने आए उसको लेकर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, क्या सच में भ्रष्टाचार है और क्या सच में योगी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है। इस पर चर्चा हमने की और जानने की कोशिश की। अगले अंक में नए चर्चा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।